आगे बढ़ने से पहले अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है पिछली क्लास से रिलेटेड तो खुद को म्यूट करें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है पॉलीमराइजेशन वाला, वो भी आज हम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम थर्ड फाइबर पर आते हैं। अभी तक हमने दो फाइबर के बारे में पढ़ा है, एक है आर्टिफिशियल सिल्क मतलब कि रेयन, और दूसरा फाइबर है नायलॉन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक तीसरे फाइबर के बारे में जो है टेरिलिन। Terylene is another synthetic fiber which is used for making clothes. Like nylon, terylene is also elastic, highly durable, wrinkle resistant and moth resistant. तो जो टेरिलिन है आजकल शर्ट्स बनाने में इसका काफ़ी यूज हो रहा है। काफ़ी ब्राइट ब्राइट क्लोथ है ये, और इसमें रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, तो इसको आयरन प्रेस वगैरह करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो रिंकल कॉटन पर बहुत सारे रिंकल्स पड़ते हैं। कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, शर्ट हो, उस पर बहुत सारे रिंकल्स पड़ेंगे। लेकिन टेरिलिन ऐसा फाइबर है, इससे बना कोई भी क्लॉथ होगा उस पर रिंकल नहीं पड़ेंगे, तो इसको हम इसलिए रिंकल रेजिस्टेंट कह रहे हैं। और इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। तो ज़्यादातर इसके यूजेस हैं। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ वही बच्चे खुद को अनम्यूट करें जिनकी क्वेरी है, अदरवाइज आप खुद को म्यूटेड ही रखें। Uses of terylene. It is largely used for making fabrics like shirts, trousers and other dress materials. कॉटन की बजाय आपको टेरिलिन के बने हुए कपड़े ज़्यादा मार्केट में मिलेंगे देखने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट्स। बोट्स में जो सेल्स हैं जो हवा की एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, वो भी टेरिलिन का ही बना होता है। कॉटन से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ही है। कन्वेयर बेल्ट बनाने में भी हम टेरिलिन का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर में आप कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हो जो टेरिलिन के बने होते हैं। यहाँ तक कि आपका जो अम्ब्रेला है वो भी टेरिलिन का बना होगा। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है टेरिलिन की वो है रिंकल रेजिस्टेंट नेचर। सर हाँ बोलिए। सर टेरालिन और पोलिस्टर एक ही है? आप अपना नाम बताएं। सर मैं दीपिका हूँ। दीपिका। यस सर। और पोलिएस्टर अलग है। आप किसकी बात कर रहे हो, कहाँ से सर पढ़ा है ये आपने? सर बुक में लिखा है ना, टेरालिन इज अ पॉपुलर पोलिस्टर, तो ये सेम है क्या अलग है? पूरी लाइन क्या है? इज अ, इज अ पॉपुलर पोलिस्टर। अच्छा पॉपुलर पोलिएस्टर, उसका एक यस टाइप सर। है ये। ओके टेरिलिन सर। एक टाइप कह सकते हो आप, ये नहीं कह सकते हर एक पोलिएस्टर टेरिलिन है। उसका एक यस टाइप सर। है। यस सर। और बहुत सारे क्लोथ्स हैं जो एक सिंगल फाइबर से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा फाइबर्स का मिक्सचर्स हो सकते हैं। इसमें जो टेरिकोट का कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि दो तरह के फाइबर्स को मिलकर बनाया जाता है। टेरिकोट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन।
इसके कपड़े आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिलेंगे। इसी तरह से टेरी वूल भी है, जो कि टेरिलिन और वूल का मिक्सचर है। अकेले फाइबर में वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है जो हमें चाहिए होती है, तो हम एक से ज़्यादा फाइबर्स को मिक्स करके एक अलग ही फॉर्म में ले आते हैं और उससे कपड़ा बना सकते हैं। हमारा अगला फाइबर है पॉलीइथीन टेट्राफथलेट। इसकी एब्रीवेशन है PET। इसका भी काफ़ी यूज़ है डेली लाइफ में। देखने में आपको ये प्लास्टिक की तरह लगेगा, लेकिन ये प्लास्टिक से थोड़ा डिफरेंट है। आपको लगेगा कि ये प्लास्टिक ही है, एक्चुअली ये प्लास्टिक की तरह दिखेगा, लेकिन प्लास्टिक से थोड़ा डिफरेंट मटेरियल होगा। इट इज सर यूज बोलो शुभम। सर ये पॉलीथीन के अंदर है क्या? पॉलीथीन है इस जगह का? पॉलीथीन को तो आप प्लास्टिक की कैटेगरी में रखोगे। सर इसके नाम में पॉलीएथीन यानी पॉलीथीन। क्या हुआ विपुल? विपुल कुछ कह रहे थे आप? सर मैं म्यूट हूँ तब से। ओके ओके, कोई बच्चा बोल रहा था। तो पॉलीथीन को आप पॉलीथीन भी बोल सकते हो। जो आपका कैरी बैग है, हिमाचल में तो आप कपड़े का ही यूज़ करते होंगे या जूट का बैग यूज़ करते होंगे, लेकिन कई जगह आपको एक काफ़ी थिन मटेरियल का बैग, कैरी बैग मिलेगा, जिसको आप पॉलीथीन अक्सर बोलते ही हो। पॉलीथीन, पॉली बैग्स इससे बनेंगे। It is used for making containers for packaging food and soft drinks. PET bottles are commonly used in industry for selling all kinds of soft drinks, oils and other food articles. ज़्यादातर आप देखोगे जो भी फूड आर्टिकल्स हैं, उनकी जो पैकिंग जिस मटेरियल के कंटेनर में होगी, वो पॉलीथीन टेट्राफथलेट यानी कि PET ही है। इससे आप कैरी बैग, इससे बने कैरी बैग्स भी आप मार्केट में देख सकते हो, जिनको पॉली बैग्स या सिंपली पॉलीथीन आप कह सकते हो। देखने में ये प्लास्टिक की तरह रिजेंबल करेगा, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर इसका 100% प्लास्टिक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन उससे रिजेंबल जरूर करेगा। सर बोलो शुभम। तो प्लास्टिक बॉटल्स किसको बोलते हैं फिर? जब सब तो पीईटी में बिक रहे थे, प्लास्टिक बॉटल्स क्या है? आवाज आ रही है शुभम? यस सर। प्लास्टिक बोतल के बारे में आप पूछ रहे हो, प्लास्टिक बोतल्स क्या है? एक्चुअली जो सर पॉलीमर्स जब हर हैं, चीज हाँ बोलिए। क्या जो पॉलीमर्स हैं, सर? प्लास्टिक और PET में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखने में आपको हो सकता है कि कोई बोतल PET की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो। प्लास्टिक का भी कोई एक टाइप नहीं है, प्लास्टिक के भी बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। PVC वगैरह भी आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो कुछ बोतल्स प्लास्टिक की बनी होंगी। आगे चलकर अगले टॉपिक में आप पढ़ोगे प्लास्टिक का केमिकल नेम क्या है। तो जो PET है वो वाइडली यूज किया जाएगा, मेनली फूड आइटम्स के पैकेजिंग और स्टोरेज के लिए। यहाँ तक कि जो आपके मोबाइल फ़ोन की बॉडी है, हो सकता है वो भी PET से बनी हो या प्लास्टिक से बनी हो।
ज़्यादातर खिलौने भी हो सकता है इस मटेरियल के बने हुए हों। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर। आजकल तो आपको मैग्नेटिक टेप्स रेयरली कहीं देखने को मिलेंगी। आजकल सिर्फ आपको पेन ड्राइव ही देखने को मिलेगी। सीडी डीवीडी का भी ज़माना अभी चला गया है और मैग्नेटिक टेप्स का ज़माना तो काफ़ी पहले से जा चुका है। फिर भी आपको हो सकता है कि आप कहीं जाओ और आपको मैग्नेटिक टेप्स, कैसेट रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर कहीं देखने को मिल जाए, तो वो भी इसी मटेरियल का बना होगा। प्लास्टिक और पीईटी के डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज के बारे में हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, एक दो टॉपिक के बाद। हमारा नेक्स्ट फाइबर है एक्राइलिक फाइबर, एक्रिलोन। These are the synthetic fibers which appear to resemble wool. आपको ये वूल की तरह देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये वूल नहीं होंगे। हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, ओढ़ते हैं विंटर में। Many of these are actually not made from natural wool, though they resemble wool. वूल की तरह दिखेंगे लेकिन एक्चुअली में ये वूल नहीं होंगे, लेकिन वूल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी। तो उनका जो यूज़ है, these are mainly used for making blankets which are very light and have the same warmth as woolen blankets. वूल थोड़ा बल्कि महंगा पड़ेगा इससे। आर्टिफिशियल फाइबर्स थोड़ा सस्ते भी पड़ते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होंगी दोनों ही तरीके के फाइबर्स में। तो वूलन ब्लैंकेट्स को रिप्लेस किया जा सकता है एक्रिलोन के बने ब्लैंकेट्स के साथ। और ज़्यादातर आप जो ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो इसी फाइबर का बना हो। पहचान जो होगी थोड़ा स्मेल करने से भी आपको पता चल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल है तो वो वूलन ब्लैंकेट है, अगर स्मेल नहीं है या कम है तो वो हो सकता है एक्राइलिक फाइबर से बना ब्लैंकेट हो। वूलन ब्लैंकेट में थोड़ा स्मेल रहती है, बैक्टीरिया वगैरह का भी उसमें रोल हो सकता है। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक are cheap and are available in a variety of colors. इसमें आपको कलर की बहुत सारी वैरायटीज भी मिलेगी वूल के कंपैरिजन में। इसका जो कॉस्ट है वो भी कम होगा। अभी तक हमने 5 सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ा। सिंथेटिक फाइबर को, मैनमेड फाइबर को। अभी हम जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ब्रीफ में उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके जो कॉमन एडवांटेजेस हैं अभी हम उस पर आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यूजली है a long lasting luster. सिंथेटिक फाइबर्स में चमक ज़्यादा होगी। नेचुरल फाइबर्स में कई बार इतनी चमक नहीं होती है जितनी चमक सिंथेटिक फाइबर्स में होगी। तो लॉन्ग लास्टिंग लस्टर है, ये नहीं कि एक धुलाई के बाद वो चमक खत्म हो जाएगी। कई धुलाइयों तक, कई वॉशिंग्स के बाद भी वो चमक बनी रहेगी। तो इसलिए हमने कहा दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग लस्टर। They last longer as compared to natural fibers. जो इनकी शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी लंबी है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। तो जो ये फाइबर है ये वीक नहीं पड़ेगा कई धुलाई के बाद भी, काफ़ी लंबा टाइम ये निकाल सकता है। इजी टू क्लीन है,
क्योंकि इन पर पहली बात तो जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, ऑयली ग्रीस पार्टिकल्स हैं, वो आसानी से चिपकते नहीं हैं, और अगर चिपक भी जाएं तो इजीली रिमूव भी हो जाते हैं, तो इजी टू क्लीन भी है। जबकि कॉटन पर अगर कोई ऑयली सब्सटेंस चिपक जाए, कोई डर्ट पार्टिकल चिपक जाए, तो उसको उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के साथ ऐसा नहीं है, वो इजी टू क्लीन ही है। दे ड्राई क्विकली। कॉटन बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसलिए उसके ड्राई होने में, सूखने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो इतना वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सो दे ड्राई क्विकली। बहुत जल्दी ही वो सूख जाएंगे, ज़्यादा देर आपको उनको धूप में, तेज हवा में भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी को पसंद आएगा, दे डोंट रिंकल। रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, सलवटें नहीं पड़ेंगी, एंड एज सच नीड वेरी लिटल और नो अर्निंग। तो आपको आयरनिंग करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रिंकल ही नहीं पड़ेंगे। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। यूजली आप देखोगे कि जो कॉटन है या वूल है, उससे बने कपड़े वॉशिंग के बाद, एक दो वॉशिंग के बाद श्रिंक हो जाते हैं, वो आपको पहनने में छोटे रह जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई वॉशिंग्स के बाद भी जो फाइबर का साइज है, लेंथ है, वो उतनी ही रहेगी। तो इससे बने कपड़े कभी भी श्रिंक नहीं होंगे, कभी भी वो आपको छोटे नहीं पड़ेंगे। जबकि वूल और कॉटन से बने कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही श्रिंक हो जाते हैं। कॉटन से बने कपड़े तो 20% तक अपने साइज में श्रिंक हो जाते हैं। तो कॉटन की अगर आप कोई शर्ट लेते हो तो यूजली अपने साइज से 1-2 इंच बड़ा ही साइज आप लो, क्योंकि वॉशिंग के बाद वो 20% तक श्रिंक हो सकते हैं अगर उनके अंदर कुछ दूसरा सिंथेटिक फाइबर मिक्स ना किया गया हो। तो आजकल कॉटन में सिंथेटिक फाइबर्स मिक्स कर देते हैं, जिससे वो इतने ज़्यादा श्रिंक नहीं हो पाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स को डाई करना भी इजी होता है एज कम्पेयर टू कॉटन एंड वूल, और उन पर डाई किया गया कलर काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स। एनिमल प्रोडक्ट हमेशा महंगा ही होता है, प्लांट प्रोडक्ट भी हमेशा महंगा ही होता है एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स, मतलब कि कॉस्ट भी कम है। अभी 2-3 डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के। सबसे पहला है दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकिंग बीड्स एट हाई टेम्परेचर। कॉटन को आप बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस से अगर आयरन करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले आयरन से को कांटेक्ट में लाते हो कॉटन के, तो उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर से बने किसी भी कपड़े पर अगर आप आयरनिंग करने की कोशिश करोगे, गर्म प्रेस करोगे, तो हो सकता है कि वो जल जाए और श्रिंक होकर एक हार्ड मटेरियल की फॉर्म ले ले। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, मतलब कि हीट रेजिस्टेंट कम होते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये जो फाइबर है वो मेल्ट हो जाता है। तो जो भी सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उनको गर्म चीज़ों के कांटेक्ट से बचाना पड़ता है। किचन में सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े अवॉइड करने चाहिए। दिवाली वाले दिन भी अगर आप आग वाली चीज के पास जा रहे हो, पटाखों के पास, मोमबत्ती के पास,
तो भी आपको स्पेशल प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पाए गर्म ऑब्जेक्ट के साथ क्योंकि वो जल्दी जल जाते हैं। तो किचन में आप हमेशा कॉटन के कपड़े ही यूज करें क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? Unlike natural fibers, they don't absorb sweat. पानी या पसीने को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो इनसे बनी अगर आप शर्ट टी शर्ट पहन लेते हो तो आपका जो पसीना है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे आपको स्किन में प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर्दी में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन गर्मी में अगर आप सिंथेटिक फाइबर से बनी शर्ट, टी शर्ट या कोई और क्लॉथ पहनते हो तो आप पाओगे कि वो आपके पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो आपको कूल भी फील नहीं होंगे वो कपड़े, बल्कि गर्म फील होंगे। कॉटन आपको कूल फील होगा क्योंकि वो आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको इवेपोरेट भी कर देता है। Clothes made from synthetic fibers are very uncomfortable in summer and rainy season. Rainy season में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इससे पानी का, वाटर का इवेपोरेशन भी नहीं होगा और आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि गर्मी में आप कॉटन से बने ही कपड़े ज़्यादा यूज़ करें। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, तो ये एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है बिकॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कोज है सिंथेटिक फाइबर। कॉटन या वूल से बने कपड़े को अगर आप मिट्टी में दबा देते हो तो हो सकता है कि वो 1-2 साल तक आपको दिखाई भी ना दे, वो डिकम्पोज हो चुका हो। अगर आप कॉटन या वूल से बने कपड़े को मिट्टी में दबा देते हो और 1 साल के बाद उसको देखते हो तो आप पाओगे कि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर चुका होता है और वो बिल्कुल राख की तरह आपको दिखाई देगा और हो सकता है कि वो मिट्टी में ही मिक्स हो जाए। लेकिन सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े लंबे टाइम तक डिकम्पोज नहीं होंगे, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। अगर कोई डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर दफनाया गया है और उसने सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं तो वो कपड़े आपको कई महीने बाद भी दिखाई देंगे स्केलेटन के साथ। लेकिन अगर कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, वूल के हैं, तो वो कुछ महीने के बाद ही डिकम्पोज हो जाएंगे और आपको सिर्फ अकेला स्केलेटन ही दिखाई देगा और कुछ सालों के बाद तो स्केलेटन भी दिखाई नहीं देगा, वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इनका बायोडिग्रेडेबल ना होना है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। एक और सिंथेटिक मटेरियल है जो कि है प्लास्टिक। इसको हम फाइबर तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसको स्मॉल थ्रेड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है और अगर कर भी लें उससे आप पहनने लायक कपड़े नहीं बना सकते हो। प्लास्टिक से आप नेट्स वगैरह तो बना सकते हो लेकिन पहनने लायक कपड़े, क्लोथ्स वगैरह इससे नहीं बना पाओगे। प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला सिंथेटिक मटेरियल है आज के टाइम में। तो प्लास्टिक भी पॉलीमर है,
जो कि सिंपलर मोलिक्यूल्स की चेन है, जिसको मोनोमर्स कह सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर इज नॉट ऑफ द सेम टाइप। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पॉलीमर्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी हो। There are certain plastics where monomers are arranged in a straight chain. Such plastics are said to have linear arrangement of molecules, generally called thermoplastics. जरूरी नहीं कि पार्टिकल्स सभी प्लास्टिक में एक स्ट्रेट चेन में हो, उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल लीनियर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनमें मोनोमर्स की अरेंजमेंट बिल्कुल लीनियर है, और ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे उन वो हीट रेजिस्टेंस, ऐसे जो मोनोपॉलीमर होंगे उनमें हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उनको हम थर्मोप्लास्टिक भी कह सकेंगे। मोलिक्यूल वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो, एटम मोलिक्यूल्स वर्ड से 9th क्लास तक आप फैमिलियर नहीं हो पाते हो। पार्टिकल वर्ड तो आप सुनते ही रहते हो, लेकिन एटम मोलिक्यूल वर्ड आप बच्चों के लिए नया हो सकता है। 9th क्लास तक आप ये वर्ड्स नहीं पढ़ते हो। तो मोनोमर्स किसी भी सब्सटेंस की जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है। सबसे स्मॉल पार्टिकल जिससे कोई भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट बनी हुई है वो एटम है, और एटम से मिलकर एटम का जब ग्रुप होगा उसको मॉलिक्यूल कहेंगे, और मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को आप मोनोमर कह सकते हो, और डिफरेंट मोनोमर्स मिलकर जो चेन बनाएंगे उसको हम पॉलीमर कह सकते हैं। बुक में थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मोनोमर्स की एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न दिखाया गया है। कुछ प्लास्टिक्स में मोनोमर्स क्रॉस्ड लिंक्ड भी होंगे, मतलब कि एक चेन, पार्टिकल्स की एक चेन दूसरी चेन के साथ लिंक्ड होगी, एक नेट की तरह, एक जाली की तरह। Such plastics are said to have cross-linked arrangement, generally called thermosetting plastics. प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स पर। सिंथेटिक प्लास्टिक जो है, एक्चुअली कोई नेचुरल प्लास्टिक तो होता नहीं है, प्लास्टिक हमेशा ही सिंथेटिक ही होगा, मैन मेड ही होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लाइट वेट। प्लास्टिक के आने के बाद हमारे आसपास की सराउंडिंग से बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले जो हम बर्तन देखते थे वो ज़्यादातर मेटल्स के, अलॉयज के बने होते थे, लेकिन आजकल आप देख सकते हो कि हर एक मेटल के बर्तन का सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक के बर्तन। हर एक चीज़ प्लास्टिक में आने लग गई है। जो चीज़ पहले मेटल में आती थी, अलॉय में आती थी, वो अब प्लास्टिक के मटेरियल में आने लग गई है, और जिसका वेट भी काफ़ी लाइट होगा एज कंपेयर टू मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। Synthetic plastic materials are very lightweight as compared to natural plastic materials, या को natural rubber material। Natural rubber वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है as compared to synthetic rubber। मेटल की ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है वो काफ़ी लाइट रहेगा। अब है सेकंड करेक्टरिस्टिक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
Synthetic plastics can hold a lot of force without breaking. For example, a thread of cotton can withstand less weight as compared to thread of synthetic plastic of same thickness. आप एक कॉटन का धागा लो और एक प्लास्टिक का थिन धागा लो, थ्रेड की फॉर्म में हम प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थिन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना इजी नहीं है कि हम कॉटन की तरह उसको थिन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन सेम थिकनेस का अगर आप थ्रेड लेते हो तो आप पाओगे कि कॉटन का थ्रेड ज़्यादा वेट को कैरी नहीं कर सकता है, जबकि प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकता है। तो जो स्ट्रेंथ है प्लास्टिक की वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे नेचुरल मटेरियल के कंपैरिजन में। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है प्लास्टिक का वो है रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। इससे बड़ा एडवांटेज प्लास्टिक का कोई भी नहीं है। Synthetic plastics are not easily affected by strong chemicals such as acids and bases or alkalis. यूजली अगर आप मेटल के कंटेनर्स में एसिड वाली चीज़ें रखते हो, कोई भी फूड आइटम रखते हो, तो उसके बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मेडिसिन्स वगैरह भी अगर कोई मेटल की बोतल में आए तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। इसलिए आप देखोगे कि जो भी फूड आइटम्स हैं या मेडिसिन्स हैं उनकी पैकेजिंग और स्टोरेज के लिए प्लास्टिक से बनी बोतल्स, प्लास्टिक से बने कंटेनर्स ही यूज़ किए जाते हैं। अचार वगैरह अचार जैसी खट्टी चीज़ें अगर आप मेटल के कंटेनर्स में रखते हो तो वो ख़राब भी हो जाएंगे और टॉक्सिक भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं एसिड्स, अल्कलीज और मेटल्स के कंटेनर के बीच में। लेकिन प्लास्टिक कांच की तरह ही केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट है। केमिकल्स इतना इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं प्लास्टिक के साथ जितना कि मेटल्स करते हैं। तो प्लास्टिक कांच की तरह ही केमिकल रेजिस्टेंट है। आप कोई भी केमिकल को स्टोर कर सकते हो प्लास्टिक की बोतल के अंदर, प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर। आप इसके अंदर एसिड, तेजाब, फूड आइटम्स, यहाँ तक कि मेडिसिन्स को भी स्टोर करके रख सकते हो। ज़्यादातर दवाइयाँ जो कि लिक्विड फॉर्म में होगी वो आपको प्लास्टिक की बोतल्स में ही मार्केट में अवेलेबल होगी। फूड आइटम्स जो कि पैक्ड फॉर्म में आपको मार्केट में मिलती हैं वो भी प्लास्टिक की ही कंटेनर्स, प्लास्टिक की पैकेजिंग में ही आपको मिलेंगी। अब इनका एक बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है इनकी नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं, उन तक हम जल्दी आते हैं ये टॉपिक पूरा करके। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का वो है इनकी नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। बैक्टीरिया इसको भी डिकम्पोज नहीं कर पाएगा और ये मिट्टी में दबे होने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक उसी फॉर्म में इंटैक्ट रहेंगे। 1000-2000 साल बाद भी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा है एनवायरनमेंट के लिए। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे एरियाज में वन टाइम प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना बैन है। प्लास्टिक भी कई तरीके का आता है। एक प्लास्टिक वो है जो कि थोड़ी कम क्वालिटी का होगा, जो कि जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक कह सकते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है
वो ज़्यादातर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से है। मतलब वो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स जिनको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं, फिर उनको इधर उधर फेंक देते हैं। चाहे वो पानी की बोतल्स हों, वैसे तो आजकल पानी की जो बोतल्स हैं उनको हम रीयूज़ करते रहते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे मटेरियल की नहीं बनी होती है। तो जो पानी की बोतल्स आप रीयूज़ कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आप रीयूज़ कर रहे हो, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि उनका जो प्लास्टिक है वो लीक होता रहेगा पानी के अंदर। प्लास्टिक क्योंकि एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर आप गर्म पानी की बोतल्स को, अगर आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल देते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्लास्टिक का जो केमिकल्स है वो लीक हो जाए लिक्विड के अंदर। तो प्लास्टिक की बोतल में कभी भी गर्म पानी ना डालें या गर्म लिक्विड ना डालें। ये गर्म खाना भी प्लास्टिक के कंटेनर में आप नहीं रखें, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो लीक होता है अगर वो इंफीरियर क्वालिटी का हो। तो अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक है वो बहुत महंगा आता है। जो सस्ते प्लास्टिक की बोतल है वो आपको 5-10 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी 1 लीटर की बोतल। लेकिन जो अच्छी प्लास्टिक की बोतल है, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर भी लीक नहीं होता है, इस तरीके के प्लास्टिक की जो बोतल है वो आपको 100 रुपए के आसपास ही मिल पाएगी 1 लीटर की कैपेसिटी वाली। तो जो भी पानी की बोतल्स आप घरों में यूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अच्छे प्लास्टिक की बनी हो या मीडियम प्लास्टिक की बनी हो। ज़्यादातर जो ड्रिंकेबल वाटर है वो हम मीडियम प्लास्टिक की बोतल्स में स्टोर करके रखते हैं फ्रिज वगैरह में। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं उसमें तो आप पानी को कभी भी स्टोर ना करके रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीक होता है प्लास्टिक पानी के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रीयूज कभी ना करें लंबे टाइम के लिए, मेनली पानी के स्टोरेज के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीक होता है और ज़्यादा टेम्परेचर पर तो और भी ज़्यादा लीक होता है। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल धूप में रखी हुई है, मार्केट में यूजली आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स धूप में रखी रहती हैं, और जो केमिकल है प्लास्टिक का वो लीक होता रहेगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो आपको कैंसर जैसी सीरियस बीमारी भी दे सकता है। तो प्लास्टिक के कंटेनर में आप ड्रिंकेबल वाटर स्टोर करके ना रखें। अगर रख भी रहे हो तो ध्यान रखें कि उस प्लास्टिक का मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन अच्छी क्वालिटी की बोतल्स तो बहुत महंगी आएंगी, 100 रुपए की एक बोतल 1 लीटर की मुश्किल से आएगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आप रीयूज कर रहे हो तो 5-10 रुपए की ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन उनका जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का होगा, जो कि आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो है लस्ट्रस एंड कलरफुल। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी मेड more shiny and bright. They can be made in any desired color or texture and can be used for making a large variety of household products. मेटल की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो लस्टर है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। रस्टिंग कोरोजन की वजह से जंग लग जाता है मेटल की ऑब्जेक्ट्स पर, कोरोजन हो जाता है, उनकी चमक समय के साथ फीकी पड़ जाती है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसकी चमक लंबे टाइम तक बनी रहेगी, और इसको वॉश करना भी इजी है। वॉश करने के बाद फिर से उसकी ओरिजिनल चमक कुछ हद तक वापस भी आ जाती है। तो प्लास्टिक को आप डाई भी कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कलर्स आप ऐड करके इसको बहुत कलरफुल बना सकते हो, इसको डिफरेंट टेक्सचर्स दे सकते हो, इसको मन चाहे रूप में आप इसको शेप दे सकते हो। कोई भी टॉय की शेप आप इसको दे सकते हो इजिली। तो बहुत सारी घर में यूज होने वाली 50% चीजें प्लास्टिक से ही बनी होगी। लकड़ी या मेटल का यूज अब बहुत कम होता है डेली रूटीन की चीजों को बनाने में।
प्लास्टिक का ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। प्लास्टिक्स के कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक on which oil and water don't stick. It is used for non-stick coating on cookwares. घर में जो फ्राई पैन वगैरह यूज कर रहे हो किसी भी फूड आइटम को फ्राई करने के लिए, हो सकता है कि वो एल्युमिनियम की बजाय या स्टील की बजाय टेफ्लॉन का बना हो। इसको वॉश करना भी इजी है क्योंकि इस पर कोई भी चिकनाई वाली खाने की चीज चिपकेगी भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा किचन में यूज किया जाता है। इससे बने कुकर भी आते हैं और कढ़ाई वगैरह भी आती है। एक प्रिकॉशंस आपको जरूर एक प्रिकॉशन अपना नाम बताएं सर। पहले। एकांश सर एकांश, बोलो। सर एकांश। आपने बोला कि टेफ्लॉन की बने हुए बर्तन आते मार्केट में। सर वो बर्तन टेफ्लॉन के नहीं बनते हैं, उन पर बर्तनों लेयर के है, ऊपर कोटिंग। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से वो आपको मेटल का दिखाई दे, आउटर सरफेस, या किसी और मेटी अलोए का बना हुआ हो और उसके ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर टेफ्लॉन की चढ़ी होती है, कोटिंग की होती है और ये समय के साथ उतर भी जाती है। ये कोई परमानेंट कोटिंग नहीं होती है, ये समय के साथ उतर भी जाती है और आपके खाने में भी मिक्स हो सकती है। बहुत बार मैंने देखा है कि अगर सस्ते बर्तन हैं उसमें बहुत ही थिन लेयर चढ़ी हुई होती है अगर टेफ्लॉन की, वो बहुत जल्दी उतर जाती है। इसको आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। और अगर एक बार एक जगह से भी टेफ्लॉन की लेयर उतर जाए तो वो आपके खाने में धीरे धीरे मिक्स होती रहेगी और आपको बहुत सीरियस बीमारी भी दे सकती है। तो टेफ्लॉन के बर्तन तब तक ही यूज करें जब तक उसमें एक भी स्क्रैच ना हो। अगर एक स्क्रैच भी पड़ जाता है टेफ्लॉन की लेयर पर तो वो वहां से उतरना शुरू हो जाती है और हमारे खाने में मिलना शुरू हो जाती है। तो टेफ्लॉन की लेयर वाले बर्तन तब तक ही यूज करें जब तक उस पर एक भी स्क्रैच ना पड़े और इनको वॉश करने में भी थोड़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। ज़्यादा हार्ड वॉशिंग इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही स्मूथ वॉशिंग इनके लिए चाहिए। अगर आप इसको लोहे के जूने से वॉश कर देते हो तो बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ जाएंगे उसके ऊपर और फिर वो आपके खाने में भी लीक होने लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। सर आज मेरी आई ठीक थी तो सुबह सर मैंने नाश्ता वैसे कर लिया था। चलिए सर 5-10 मिनट तक आता हूँ मैं फिर। ठीक है सर। थोड़ा सा बीच में कॉल आ गई थी अर्जेंट। तो अभी हम टेफ्लॉन की बात कर रहे थे। जब तक ये इस पर स्क्रैच नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, लेयर नहीं उतरी हुई है, तब तक ठीक है। लेकिन एक स्क्रैच आने के बाद भी टेफ्लॉन का बर्तन यूज के लायक नहीं रहेगा। टेफ्लॉन की सिर्फ एक ब्लैक कलर की बहुत ही थिन लेयर चढ़ी हुई होगी किसी मेटल के बर्तन पर या किसी अलोए के बर्तन पर। आजकल टेफ्लॉन से तवे वगैरह भी बने हुए आते हैं। कुकर के अंदर की जो लेयर है वो भी टेफ्लॉन ही हो सकती है एल्यूमिनियम की बजाय। पहले एल्यूमिनियम या पीतल, ब्रास वगैरह ज़्यादा यूज़ होता था,
अभी टेफ्लॉन किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब एक प्रिकॉशन रखनी है सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक को यूज़ करते हुए, वो है कि इनको गर्म सरफेस से बचाना है क्योंकि ये इजिली फायर को कैच कर लेते हैं। लेकिन एक स्पेशल प्लास्टिक भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है जो कि मेलामाइन है। मेलामाइन इज अ प्लास्टिक which is flame resistant. तो जो ये प्लास्टिक है ये हीट रेजिस्टेंट है। वैसे तो जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन जो मेलामाइन है ये इतना इजीली आग नहीं पकड़ता है। यहाँ तक कि जो फायरमैन की यूनिफॉर्म है उसकी जो आउटर लेयर है वो भी मेलामाइन की ही बनी होती है। तो मेलामाइन की वो थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं जिसको किसी यूनिफॉर्म की आउटर लेयर की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। तो जो भी फायरमैन है उसकी ड्रेसेस में जो आउटर लेयर है ड्रेस की वो मेलामाइन की ही बनी होगी क्योंकि ये आग नहीं पकड़ेगा। तो हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अभी टाइम मुझे लगता है 10 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। शुभम की और बहुत सारे बच्चों की कई क्वेरीज हैं, विपुल की है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूँगा या अगली क्लास में रिप्लाई करूँगा। वैसे मैंने आप बच्चों को कहा था कि हम वीक में 5 दिन क्लास कंडक्ट करेंगे, लेकिन आरओ के ऑर्डर की वजह से, क्योंकि आरओ का ऑर्डर है कि दिन में 2 घंटे से ज़्यादा बच्चों को की ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 3 क्लासेस से ज़्यादा, तो उस वजह से आपकी मल्टीपल क्लासेस नहीं ली जा सकती हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर भेज दिया करूँगा, जैसे कि वीक में 2 दिन लाइव क्लास और 3 दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैं यूट्यूब के थ्रू भेज दिया करूँगा, क्योंकि 5 दिन लाइव क्लास अरेंज कर पाना पॉसिबल ना हो पाए शायद। तो जिस दिन पॉसिबल नहीं होगा उस दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैं भेजूंगा और 2 दिन हम लाइव क्लास भी रखेंगे। क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है, आप बच्चे अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजें व्हाट्सएप पर। वैसे ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से, कुछ दूसरे काम, स्कूल के कोई दूसरे कामों की वजह से मैं आपको अभी वो शॉर्ट टाइम में नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अभी बेशक हम इस चैप्टर को परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मटेरियल इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँ आने वाले टाइम में। तो आप बच्चों की जो भी क्वेरीज पेंडिंग हैं वो हम अगली क्लास में या व्हाट्सएप पर डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें अगली क्लास तक। तो जाने से पहले एक बार मैं बच्चों के नाम बोल देता हूँ अटेंडेंस के पर्पस से। अंशिका, अर्पित, आशु, दीपिका, एकांश, नंदिनी, विपुल, फलकीरत, श्रुति शर्मा, शुभम एंड युक्ति। हैव अ नाइस डे।